असम में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा एनडीए की सरकार बनना तय, हिंसा रोकने के लिए प्रतिबद्ध। 6 अप्रैल को होंगे अगले चरण के मतदान। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटी भारतीय जनता पार्टी, तमिलनाडु दौरे पर अमित शाह। 1000 लाइट्स विधानसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी के लिए किया रोड शो। चुनावी राज्यों को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर वार, कहा बीजेपी तरह तरह के अपना रही हथकंडे, लेकिन षड्यंत्र में नहीं होंगे कामयाब। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला अस्पताल में भर्ती, डॉक्टर की सलाह के बाद पहुंचे अस्पताल। कोरोना से हैं संक्रमित, बेटे उमर ने ट्वीट करते हुए दी जानकारी। नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। किसान नेता राकेश टिकैत पर राजस्थान के अलवर में हुए हमले को लेकर राकेश टिकैत ने सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुझ पर हुए हमले के लिए सरकार जिम्मेदार है। हम राजनीतिक पार्टी नहीं हैं, हमारा विरोध सरकार की नीतियों के खिलाफ है। हम बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे। उनके लोग यहां आते हैं और बात करते हैं। आपके ऊपर एक हमला हुआ तो कैसे देखते हैं, कौन जिम्मेदार है इन सब चीज के लिए? और जिम्मेदार तो सरकार ही होती है, और कौन जिम्मेदार होगा भाई? वे किसके लोग हैं, किन के उनके साथ में फोटो है, तो वही जिम्मेदार है। वो विद्यार्थी परिषद है कोई इनका, तो उसके थे वे, जो पुलिस ने बताया। तो क्या असल स्लोगन वो कह रहे थे, क्या कह रहे थे जब आप पे अटैक हुआ? वे तो नु कह रहे थे राकेश टिकैत गो टू बैक। मगर भाई गो टू बैक कहाँ जा? अब पंचायत तो आगे है, जाना तो आगे है, चले नहीं वापसी जाओ। मगर मैं वापसी कहाँ जा, मैं ये तो बता दो, वापसी जा कहाँ? दिल्ली में धरने पे जाए या धरने पे ही चले जाए, या तो धरने का समर्थन आप कर रहे हो तो आप भी साथ में चलो, और गो टू बैक क्या हम अपने घर चले जा। तो उसमें फिर पत्थरबाजी और लाठी लुट्ठी ले रहे थे, उस गाड़ी के शीशे विशे सब तोड़ दाड़ दिए। मगर हमारे से कहीं की लड़ाई लड़े, अपनी पार्टी को बचाओ। तारी पार्टी गई, तारे नेता बंद कर रखे घर में, तब अपनी पार्टी को बचाओ। हमारे से कहीं को लड़ो, हम तो किसान हैं, सरकार की पॉलिसी का हमारा विरोध है। वहीं 5 राज्यों में चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। वे असम, केरल, बंगाल, तमिलनाडु में चुनाव प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन वो इस षड्यंत्र में कामयाब नहीं होंगे। तो साथ ही असम में हुए बवाल पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। कि भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के हथकंडे अपना असम हो या केरला, तमिलनाडु हो या बंगाल, वहां का चुनाव प्रभावित करना चाहती है, पर वो अपने इस षड्यंत्र में कामयाब होने वाले नहीं। हेमंतो बिस्वा शर्मा, जिन्हें मोदी जी और अमित शाह जी अपना चेहरा बनाकर घूमते थे असम और पूरे उत्तर पूर्व में, उस पर 48 घंटे का बैन ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है और एक हारी हुई पार्टी बौखलाकर इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है। चुनाव आयोग से हम ये भी आग्रह करते हैं कि वो सारे इश्तिहार जो एक बिल्कुल दुर्भावनापूर्ण तरीके से असम के अखबारों में दिए गए थे, अखबारों को तो नोटिस दिया गया है, पर उन सबका जिसका चेहरा उन इश्तिहारों में है भाजपा के, वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह जी हो या सर्बानंद सोनोवाल जी और जेपी नड्डा जी हो, उनके ऊपर भी इसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाए ताकि निष्पक्ष, निर्भीक और फ्री और फेयर इलेक्शन साबित हो सके। हम ये भी आग्रह करते हैं चुनाव आयोग से और मांग करते हैं कि ईवीएम चोरी जो असम में हुई है, जो भाजपा के उम्मीदवारों की गाड़ियों से पकड़ी गई है, जिस प्रकार से दूसरी जगह ईवीएम घोटाला सामने आया है, इसकी भी अगले 24 घंटे में जांच हो और भाजपा के लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश जारी किए जाएं। तभी निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव हो पाएगा और तभी चुनाव आयोग और निष्पक्ष चुनाव में देश और असम के लोगों का पूरा विश्वास जागेगा। हम मानते हैं कि कांग्रेस 3/4 बहुमत से चुनाव जीत रही है, परंतु
हेमंतो बिस्वा शर्मा और दूसरे भाजपाई नेताओं पर जब तक कानून और संविधान कड़ी कार्रवाई नहीं करेगा तब तक चुनाव की निष्पक्षता साबित नहीं होगी। असम जीतेगा, देश जीतेगा, प्रजातंत्र जीतेगा और उसका यही एक रास्ता है। धन्यवाद। वहीं ओडिशा में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भुवनेश्वर में उत्कल विश्वविद्यालय के 50वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति छात्रों को आत्मविश्वास से दुनिया का सामना करने पर केंद्रित है। शिक्षा का मकसद सिर्फ अपना विकास नहीं बल्कि चरित्र निर्माण भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद शनिवार को उन्हें बेहतर निगरानी के लिए डॉक्टरों की सलाह पर श्रीनगर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बेटे उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने सभी लोगों को उनके परिवार का समर्थन करने और लोगों द्वारा भेजे गए प्रार्थना के संदेश पर आभार व्यक्त किया। आपको बता दें, फारूक अब्दुल्ला मंगलवार को कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसकी जानकारी उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए दी थी। उन्होंने बताया कि मेरे पिता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उनमें संक्रमण के कुछ लक्षण दिख रहे हैं। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद माफिया और बसपा विधायक मुख्तार अंसारी द्वारा इस्तेमाल की जा रही एम्बुलेंस मामले में पुलिस कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस संबंध में बाराबंकी की नगर कोतवाली में धोखाधड़ी समेत दूसरी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। यह मुकदमा बाराबंकी एआरटीओ की तहरीर पर दर्ज किया गया। दरअसल पुलिस की जांच में रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स और मकान का पता फर्जी पाया गया। एम्बुलेंस डॉक्टर अलका रॉय के नाम से रजिस्टर्ड है। उनके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज करते हुए सभी संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। विगत दिनों से मीडिया के माध्यम से एक एम्बुलेंस के बारे में लगातार सूचनाएं मिल रही थी, जिसका वाहन संख्या यूपी 41807171 एम्बुलेंस परिवहन कार्यालय बाराबंकी में पंजीकृत था। परिवहन विभाग द्वारा इसके बारे में सूचना इकट्ठा की गई। सभी विभाग जो कंसर्न डिपार्टमेंट है सभी से सूचनाएं लेकर के इसमें जानकारी की गई। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे, जो वाहन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स, वो जिस पते पर थे वो मकान संख्या 56 उस रफ़ी नगर में स्थित नहीं है। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो प्रथम दृष्टया फ्रॉड पाए गए हैं, फोर्जरी के पाए गए हैं। इस आधार पे इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें 419, 20, 67, 68, 71 आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और अब आगे इसमें वहीं असम के तामुलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि असम के लोग शांति और विकास के साथ हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार असम के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। असम के लोगों को राज्य को हिंसा में झोंकने वाले लोग स्वीकार नहीं हैं। पीएम मोदी ने आगे क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। भाइयों और बहनों, 2 चरणों की वोटिंग के बाद आज तामुलपुर में आपके दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है। इन दोनों चरणों ने असम में फिर एक बार एनडीए लोगों ने तय कर लिया है। तो एक प्रकार से इस चुनाव की मेरी ये आखिरी सभा है। 6 तारीख को आखिरी मतदान होने वाला है। तो ये सभा अगले चरण के लिए वोट मांगने के लिए तो है ही है, लेकिन साथ साथ असम के लोगों ने हम सब पर फिर एक बार जो आशीर्वाद बरसाए हैं उसको नमन करने का, उसे धन्यवाद सभा है। आज तामुलपुर, चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
रोड शो के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सोलह लाख ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ। 58,000 ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधे आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर चुनावी जनसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने सीएम ममता और कांग्रेस पर भी हमला करते हुए कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी सरकार चलाई जा रही है। टीएमसी दिन ब दिन एक्सपोज होते जा रही है और हार की बदहवासी बिल्कुल उनके सामने है और उसके चक्कर में हिंसा और अन्य तरह की तमाम नकारात्मक हरकतें बंगाल में शुरू हो चुकी हैं। तो चुनाव आयोग को गंभीरता से देखना चाहिए इसमें क्या शक है। देश की तमाम पार्टियों को देख लीजिए, अपने बिहार में देख लीजिए, आरजेडी का क्या हाल वही हाल, लोजपा का क्या हाल वही हाल, यूपी में देख लीजिए समाजवादी पार्टी का क्या हाल वही हाल, बहुजन समाज पार्टी वही हाल, टीएमसी में देख लीजिए भतीजे के लिए परेशान, कांग्रेस पार्टी में तो खैर पता ही है, पीढ़ी दर पीढ़ी डीएमके देख लीजिए, कहीं के अकाली दल देख लीजिए, शिवसेना देख लीजिए, सब पूरे देश का तो यही हाल है, परिवार में बर्बाद। ममता दीदी फ्रस्ट्रेट हो गई हैं। पूरे देश ने देखा कि 2 घंटे बूथ पे बैठ के वो चुनाव रुकवाना चाहती थी, उन्होंने रुकवाया भी पोलिंग। ममता दीदी ये सब हार के लक्षण हैं वो खुद प्रज्वलित कर रही हैं। ये तो बिल्कुल स्थानीय प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन है और कोविड के प्रसार को रोकने के लिए हर कदम, हर संभव उपाय करने चाहिए हर राज्य सरकारों को, और केंद्र सरकार भी यही गाइडलाइंस दे रही है। पूरे देश के साथ ही राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार को कोविड-19 को लेकर हुई अहम बैठक के बाद आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना की स्थिति को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए आप। 3594 पॉजिटिव केसेस आए थे। टेस्ट जो किए गए वो 87,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। पॉजिटिविटी 4.11%, 4% के करीब चल रही है। और दिल्ली के अंदर और पूरे देश में अभी कोरोना काफ़ी बढ़ रहा है। देश के अंदर शायद कल 90,000 पेशेंट्स आए हैं,
हाईएस्ट 99,000 आए थे एक बारी, तो हाईएस्ट के आसपास पूरे देश का चल रहा है। और दिल्ली के अंदर भी ये कोरोना काफ़ी अभी फैला हुआ है। तो लोगों से मैं कहूँगा कि अभी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को बार बार धोएं, इसका बिल्कुल ध्यान रखें। अगर लोग सतर्क होंगे तो इसको रोक सकते हैं। पहले भी रोक के दिखाया था, देखिएगा लोगों ने 3 महीने बहुत अच्छी कंप्लायंस की थी और इसको बिल्कुल काबू में किया था। अगर फिर से कंप्लायंस करेंगे तो जरूर इसको कम कर सकते हैं। देखिए टेस्टिंग के लिए मैं बता दूं, दिल्ली के अंदर कल का नंबर है 87505, 87,705। पूरे देश में किसी भी राज्य ने पर मिलियन के हिसाब से जो भी एवरेज है उससे हम 5 गुना ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर जो टेस्टिंग है एक्सपर्ट्स के हिसाब तो 40-50 हज़ार होनी चाहिए मैक्सिमम, तो हम उससे दुगनी टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। टेस्टिंग का ट्रेसिंग भी कर रहे हैं हम लोग, जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ट्रेस कर रहे हैं, आइसोलेट भी कर रहे हैं। तो पूरी जो हमारी मुहिम है उसको कर रहे हैं। जो एक पॉजिटिव मिलता है उसके पूरे परिवार को टेस्ट किया जाता है, उनके जितने कॉन्टैक्ट हैं उनको ट्रेस किया जाता है, उनको टेस्ट किया जाता है। तो वो पूरा कर रहे हैं हम लोग। नहीं, दिल्ली सरकार देखिए पूरे मेजर्स ले रही है कि अस्पतालों के अंदर हमने बेड्स बढ़ाए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो 33 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, आईसीयू बेड्स भी बढ़ाए हैं। और अभी ऑक्यूपेंसी जो है 1/3 के करीब बेड हमारे ऑक्यूपाइड हैं, 2/3 बेड्स अवेलेबल हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली पूरी तरह सतर्क है और जैसी भी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से एक्शन जरूर लेंगे। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये ऐसा ट्रेंड देखने में आ रहा है कि थोड़ा सा जो अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास थोड़ा सा अपर वाले एरिया उनमें ज़्यादा दिखने में आ रहा है। कारण क्या है सर इसका, क्या लगता है आपको? देखिएगा इसे तो कारण तो कहना बड़ा मुश्किल है, बट जो लोगों से बातचीत हुई है ऐसा लगता है कि शायद जितने भी कंजस्टेड एरियाज थे या स्लम्स थे उसमें शायद दिल्ली के अंदर पहले ही सबसे फर्स्ट फेज के अंदर सेकंड फेज में बहुत ज़्यादा हो चुका था। लेकिन जो गैप है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे 1000 गैप पे आपने चिंता व्यक्त की थी, अब 2000 को पार कर रहे हैं। देखिएगा अभी जो देखने में आ रहा है, जो ये वाला वायरस जो फैल रहा है अभी, जिस तरह से फैल रहा है, जिस तरह बिहेव कर रहा है, इसकी बढ़ने की संख्या बहुत तेज है। अब देखने में आ रहा है एक परिवार में एक नहीं मिलेगा, पूरा परिवार मिल रहा है। तो पहले क्या होता था, एक परिवार में अगर 6 लोग हैं तो 2 हो गए 4 रह गए, या 3 हो गए 2 3 रह गए, या 1 हो गया बाकी रह गए। अब जो हो रहा है कि एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 5 के 5 हो रहे हैं। तो उस तरह से केसेस बंचेस में थोड़ा ज़्यादा आ रहे हैं। और परंतु अभी तक खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। पंज लख 64,000 किसानां ਨੂੰ 4,624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ पंजाब सरकार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में कोविड-19 ने राज्य सरकार की जहां नींदें उड़ा दी है, वहीं लोगों की परेशानियां अब बढ़ने वाली है। कल ही सीएम उद्धव ठाकरे ने संकेत दिए हैं कि अगर लोग नहीं सुधरे तो लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं। इसके बाद एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि कोरोना के मामले प्रतिदिन 50,000 के करीब होने जा रहे हैं। इसे कदम उठाने के सिवा और कोई पर्याय नहीं है। आंकड़े बढ़ते रहे तो बेड की कमी हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कल अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि जो भी निर्बंध लगाना है 2 दिन के बाद सरकार निर्णय लेगी। कोरोना के केसेस 50,000 के करीब प्रतिदिन होने जा रहे हैं। निश्चित रूप से चिंता की बात है। कड़े कदम उठाने के सिवा और कोई पर्याय नहीं है। निश्चित रूप से अस्पतालों में अभी तो नहीं, लेकिन इसी तरह से आंकड़े बढ़ते रहे तो बेड्स की किल्लत हो सकती है। कोविड के कारण ब्लड डोनेशन कम होने के कारण अभी जो अस्पतालों में ब्लड बैंक में ब्लड है 4-5 दिन का स्टॉक है। बहुत सारी समस्याएं आगे बढ़ सकती हैं अगर कोविड कंट्रोल नहीं हुआ। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बिल 2020 को लेकर केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों को पत्र लिखा। इस पर आप विधायक अमन अरोड़ा ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखो, मैं समझदा कि जो केंद्र सरकार ने हुण दोबारा चिट्ठी कढ़ी है स्टेटां नूं, जिस दे तहत बिजली सोध बिल 2020 ते उपर दोबारा उन्होंने सुझाव मंगे ने, मैं समझदा कि राज्यां दे अधिकारां दे उपर यह डाका मार दी एक नवी कवायद नवी रवायत है जिहड़ी ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਲਾਈਦਾਰ ਔਰ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ PSPCL ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫੰਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਂਬਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। और गुड इलेक्ट्रिसिटी बैड इलेक्ट्रिसिटी। शुक्रवार को राजस्थान के अलवर में हुए राकेश टिकैत के काफिले पर हमले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच बीजेपी नेत्री अनिला सिंह ने इस मसले पर प्रतिक्रिया दी। It is a crap what he is talking about. India is a great democratic country, and people living here, they enjoy, they cherish the democracy. So before saying anything, before commenting, at least he should think. अगली खबर चंडीगढ़ से, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, चंडीगढ़ से रोहतक के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे, वहीं रोहतक से शाम के 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक संगठन विस्तार को लेकर पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात हो सकती है। तो साथ ही रविवार को सीएम दिल्ली से रवाना होकर सोनीपत और करनाल के कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। खबरें अभी और हैं, यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। चौदह लाख ट्यूबवੈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਫਤ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मिशन बंगाल पर हैं। उन्होंने हावड़ा में रोड शो किया। रोड शो में समर्थकों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। आपको बता दें, हावड़ा में 10 अप्रैल को मतदान होना है। बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद ही गंभीर भारतीय जनता पार्टी वहां पर 2 चरण के मतदान के बाद भी हर मोर्चे पर पूरा जोर लगा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के प्रचार अभियान को गति प्रदान कर रहे हैं। भाजपा के कट्टर हिंदुत्व छवि वाले नेता योगी आदित्यनाथ का बंगाल में रविवार और सोमवार को भी प्रचार अभियान में रहने का कार्यक्रम है। जो राम का विरोधी है, जो मां जानकी का विरोधी है, वह भले ही आपका कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसको एक बैरी की तरह ही पूरी तरह त्याग देना चाहिए और देश के हित में, बंगाल के हित में आवश्यक है। इस रामद्रोही सरकार को, इस भ्रष्टाचारी सरकार को, गुंडागर्दी को प्रश्रय देने वाली टीएमसी सरकार को सत्ता से हटाकर बंगाल के अंदर, बंगाल के उन महापुरुषों की भावनाओं के अनुरूप जिन्होंने बंगाल को सोनार बंगाल की परिकल्पना में साकार करने का एक संकल्प लिया था, उस संकल्प को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि देश में कोरोना के मामले जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, प्रदेश सरकार सतर्क है। स्वास्थ्य महकमे और गृह विभाग को सतर्क किया गया है कि कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराएं। अभी यहां लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति आएगी तो विचार किया जाएगा। पूरी सरकार अलर्ट है और स्वास्थ्य महकमे को, गृह विभाग को, सबको अलर्ट किया गया है कि जो कोविड के कानून है उनका सख्ती से पालन कराएं और सभी अस्पतालों को भी अलर्ट रहने कहा गया कि जितनी भी बेड्स की आवश्यकता होगी, संसाधनों की, सरकार किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं होने देगी। सर, देश के कई राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति हो गई क्योंकि वहाँ पे अभी यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ये आएगी तो फिर उस पर विचार किया जाएगा। अभी ऐसी कोई। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल और उनकी पत्नी वंदना सहगल ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। दोनों सिविल अस्पताल के कोविड सेंटर पहुंचे और डॉक्टर्स ने दोनों को कोरोना का टीका लगाया। इस दौरान नवनीत सहगल ने लोगों से कोविड वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की, तो साथ ही सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करने को कहा। ये सभी को हमारी अपील है सरकार की तरफ से कि सब लोग एहतियात बरतें, मास्क का निरंतर उपयोग करें, हाथ धोते रहें, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से बचें और सभी सावधानियां लें। जो पात्र हैं, जो भारत सरकार ने 45 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए अलाउ किया है वैक्सीनेशन, वो जाएं अपना नज़दीकी सेंटर से। अब सरकार ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में भी ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की हुई है। पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराएं और अपना अपना वैक्सीनेशन कराएं। खबरें अभी और भी है, यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। 2.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ। 77 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਲਗਾਏ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ पंजाब सरकार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े,
चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गाजियाबाद में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण चल रहा है और इसके तहत कई केंद्रों पर लाभार्थियों की संख्या ज्यादा होने पर वैक्सीन कम पड़ गई और लोगों को टीका लगवाए बिना लौटना पड़ा। सीएमओ कार्यालय में कई अस्पताल संचालकों को बिना वैक्सीन के वापस कर दिया गया। टीका लगवाने के लिए पहुंचे लाभार्थियों ने कई बार लाइन बड़ी होने पर हंगामा भी किया। संयुक्त अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर लाइन में लगे लोगों ने अस्पताल स्टाफ को लाभार्थी समझकर अंदर नहीं जाने दिया। 1 अप्रैल से नई योजना के तहत 45 साल से ज्यादा उम्र वालों का टीकाकरण शुरू हुआ है। इसके पहले 16 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों और फरवरी में फ्रंटलाइन वर्कर के बाद 60 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक उम्र के बीमार लोगों का टीकाकरण हुआ था। अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक दिन में 18,000 वैक्सीन लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 10 घंटे तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके बाद फीवर और हेडेक और बॉडी पेन का प्रॉब्लम हुआ था, जो कि माइल्ड था। 48 आवर्स में वो सिम्टम्स चले गए थे, है ना। ये डॉक्टर्स ने पहले ही बता दिया था कि पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। नॉर्मल वैक्सीनेशन में ऐसा होता ही है। मैम आपका फर्स्ट वैक्सीनेशन, सेकंड आपका है? मेरा सेकंड भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया, दोनों हो गया। हाँ, और सेकंड के बाद भी माइल्ड प्रॉब्लम मुझे हुआ था क्योंकि मेरे कोमॉर्बिडिटी है, बीपी शुगर, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम था। बट मेरे साथ के बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, दे आर नॉर्मल। नहीं, मेरे आज वैक्सीनेशन का सेकंड डोज था और फर्स्ट डोज जब लगा था तो उसके बाद करीब 10-12 घंटे बाद फीवर फील हुआ था, तो PCM खा के वो भी नॉर्मली ठीक हो गया नेक्स्ट डे में। और आज पहले भी कोई दिक्कत नहीं हुई, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके साथ के जो लोगों को लगाओ, किसी को प्रॉब्लम हुई हो? नहीं, हमारे ऑफिस में भी या बाकी साथ में जिसके लगे हैं तो सिर्फ मतलब 10 में से किसी एक को फीवर आया है, अदरवाइज नो। बिल्कुल। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यूपी सरकार ने 11 अप्रैल तक सभी स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया है। सरकारी आदेश के बावजूद तमाम निजी स्कूल इस बात का पालन नहीं कर रहे। नियमों को ताक पर रखकर स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के अमेठी में देखने को मिली, जहां छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। हैरानी की बात है कि माता पिता अपने बच्चों को कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। तो वहीं स्कूल प्रशासन का कहना है कि 1.5 साल पहले से बंद पड़े स्कूलों ने उनकी आर्थिक स्थिति की कमर को तोड़ दिया है। ऐसे में अधिक अवधि के लिए स्कूल बंद करना उनके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि बच्चों पर मंडरा रहे कोरोना खतरे का जिम्मेदार कौन होगा। ग्यारह तारीख तक बंद करने के आदेश है विद्यालय। इसमें आपका विद्यालय खुला है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर, जो विद्यालय के घोषित किया मुख्यमंत्री का आदेश जो आ गया है, हम लोग मानने की तैयारी नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा मानना आदेश जो है हमारे लिए बहुत कठिनाई हो गया है। बच्चों का एडमिशन चल रहा है इसमें, इसके बाद भी हम जो है प्रताड़ित हुए हैं। 1.5 साल हो गया विद्यालय बंद हुए, 14 मार्च से। राज्य में तेजी के साथ बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों को ध्यान में रखते हुए अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी अब 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स राज्य में 1 अप्रैल से खुलने थे, लेकिन प्रदेश सरकार ने उस फैसले पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी थी। सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ पहले की तरह ही इंस्टीट्यूट जाना जारी रखेंगे।
जिन छात्रों की परीक्षाएं आने वाली है और वे अपनी टीचर से जरूरी मदद लेना चाहते हैं, वे अपने पेरेंट्स की अनुमति के साथ स्कूल आ सकेंगे। राज्य सरकार ने निर्देश दिया कि रेजिडेंशियल फैसिलिटी वाले स्कूलों, संस्थानों को हॉस्टल सुविधाओं को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोविड-19 के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एसओपीज का पालन करना जरूरी होगा। वहीं हल्द्वानी शहर के बढ़ते यातायात और जाम को देखते हुए शहर के 11 चौराहों को चिन्हित कर वहां ट्रैफिक लाइट लगाई गई, लेकिन पिछले 1 महीने से ट्रैफिक लाइट लगने के बाद भी अब तक शुरू नहीं हो पाई। अब यह ट्रैफिक लाइटें शहर में शोपीस बनी नजर आ रही है। 2 करोड़ रुपए खर्च कर यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए लगाई गई ट्रैफिक लाइट केवल सफेद हाथी बनकर खड़ी है। ना तो उसका ट्रायल हो पाया और ना ही संचालन शुरू हो पाया। एसपी सिटी जगदीश चंद्र का कहना है कि अभी फोर्स कुंभ ड्यूटी में है, लिहाजा कुंभ के बाद जब फोर्स वापस आएगा उसके बाद लोगों को जानकारी देकर इसका ट्रायल शुरू किया जाएगा। क्योंकि ट्रायल शुरू करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस कर्मियों की जरूरत है, तब तक हम रेड लाइट की बदौलत लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि लोगों को इसकी आदत पड़े। ट्रैफिक लाइटें जो काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षारत थी वो अब लग चुकी हैं। अभी प्रथम फेज में हम जो शहर के लोग हैं उनको इसमें ट्रेन करना चाह रहे हैं कि जिससे कि वो रेड लाइट जंप ना करें और जो रेड लाइट पे जो ट्रैफिक के नियमों का पालन करना है उसके लिए वो प्रशिक्षित हों। क्योंकि अधिकांश फोर्स हमारा कुंभ जा चुका है, इसलिए ये संभव नहीं हो पा रहा है। फोर्स के लौटते ही हम लोग इसको शुरू करेंगे और ट्रैफिक लाइटों का जो सुचारू रूप से जो चलाना है वो तभी। वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के सासनी गेट इलाके में के व्यक्ति और उसकी 2 साल की बेटी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, तो वहीं पूरी घटना पर अलीगढ़ के एसपी सिटी का कहना है कि शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं है। मौत का सही कारण जानने के लिए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एक व्यक्ति और एक उसकी बेटी का शव मिला है और प्रथम दृष्टया बॉडी पे कोई जहरा चोट नज़र नहीं आ रही है। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए दोनों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। जो आसपास पता करने पर यह प्रतीत होता है कि दोनों के पति और पत्नी के बीच में कोई आपसी विवाद था और बाकी चीज़ों के लिए जानकारी की जा रही। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 5 बदमाशों ने मिलकर एक दुकानदार की पिटाई कर दी। पिटाई के दौरान दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करा दिया। बताया जा रहा है कि अस्पताल में पीड़ित की हालत गंभीर बनी है। वहीं बदमाश भी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हमारे गांव में एक मेला था, वहाँ पे भाई ओम प्रकाश और राणा का लड़का थे जो भी, उनको क्या नाम यार भूल नहीं पाया, नाम याद नहीं। ओम प्रकाश उसके पापा का नाम ओम प्रकाश है ना। और मेले में काफ़ी मारा, चैन से मारी भी दी गई इसको, और मैं जैसे देख पाया। हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में जंगलों में लगी आग से खतरा और बढ़ चुका है। वहीं वन विभाग अब तक आग बुझाने में लाचार साबित हो रहा है, तो साथ ही किसानों को अपनी कड़ी फसल में आग लगने का डर जो है वो भी सता रहा है। आपको बता दें कि हल्द्वानी के हरिपुर जमन सिंह गांव में सटे जंगलों में भयंकर आग लग गई है। तेज हवा के चलते आग और विकराल रूप ले रही है, जिससे गांव वाले अब दहशत में आ गए हैं। गांव वाले आज इस आग को बुझाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं आग लगातार खतरनाक साबित हो रही है। जंगल की आग के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके वन विभाग ने अब तक चुप्पी साध रखी है। वन विभाग के जंगलों में आग पर काबू पाने के सारे दावे धराशायी नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखना है कि कब तक ये आग काबू में आती है। सबसे पहले आग तो एक कल से पता चला, जो आग की गति बढ़ी है, पहले से जंगल में लगी हुई, कल से बहुत तेज गति से लगनी शुरू हुई। तो खतरा सबसे पहले फसल पकी हुई है किसानों की। यहाँ पर किसानों की फसल पकी हुई, जो आग के पोत उड़ के आ रहे हैं, ये सीधे अटैक फसल पे ही कर रहे हैं। काफ़ी तीव्र गति से फसल पकी होने के कारण ये जलने में क्योंकि नुकसान सबसे पहले किसान रहते हैं।
उत्तर प्रदेश के औरैया के शहर कोतवाली क्षेत्र के जमाल शाह रोड पर मौजूद पावर हाउस में अज्ञात कारणों के कारण भीषण आग लग गई। भीषण आग में लाखों रुपए के पुराने मीटर और कागज जलकर राख हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस विभाग को दी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वहीं मुंबई से सटे पालघर जिले के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र के प्लाट मेसर्स बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी में अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया, तो वहीं आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग के कारण किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। उधर आईपीएल पर भी कोरोना वायरस का खतरा मंडराने लगा है। वानखेड़े स्टेडियम के 8 ग्राउंडमैन कोरोना पॉजिटिव निकले। आपको बताते चले कि वानखेड़े स्टेडियम उन मैदानों में शुमार है जहां मौजूदा सीजन खेला जाएगा। दरअसल बीते दिनों 19 ग्राउंड स्टाफ का कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसमें 3 लोग पहले ही पॉजिटिव निकले। वहीं बाकियों की रिपोर्ट हाल में आने के बाद स्थिति साफ हुई। इसमें 5 अन्य स्टाफ मेंबर के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते पहली बार सभी 8 टीमें न्यूट्रल वेन्यू में खेलती दिखेंगी। गौरतलब है कि लीग स्टेज के 56 में से 40 मैच चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु में खेले जाएंगे। वहीं बिहार की राजधानी पटना में गर्मी के तेवर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल में ही मई जून जैसी गर्मी ने पटना वासियों को परेशान करके रख दिया है। 2 अप्रैल को पटना का अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा। आने वाले एक सप्ताह की अगर बात करें तो तापमान 16 अप्रैल तक अधिकतम 38 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान आज 17 डिग्री तक जा सकता है। मौसम के इस मिजाज से पटना के लोगों में इस बात का डर है कि गर्मी बढ़ने से शहर में जल संकट की स्थिति ना उत्पन्न हो जाए। हालांकि इस बार नगर निगम ने कमर कस ली है। विभाग का कहना है कि गर्मी बढ़ने के बावजूद शहर के लोगों को पानी के लिए जूझना नहीं होगा। फिल्म अभिनेता सोनू सूद अक्सर लोगों की मदद करते रहते हैं। कोविड-19 में फंसे हजारों मजदूरों को घर भिजवाया, किसी का ऑपरेशन करवाया, किसी को ट्रैक्टर से भेजा, किसी की शादी करवाई। तो वहीं अब सोनू सूद ने झांसी के रहने वाले नसीम के 8 माह के बच्चे अहमद के दिल की बीमारी का इलाज करने का जिम्मा उठाया। दरअसल झांसी के नंदनपुरा के रहने वाले नसीम अपने 8 महीने के बच्चे अहमद के दिल की बीमारी का इलाज का खर्चा नहीं वहन कर पा रहे थे। नसीम मजदूरी का काम करता है और किसी तरह से परिवार का गुजर बसर करता है। नसीम ने अपने बच्चे के इलाज के लिए एक संस्था से मदद मांगी, जिसके बाद सुष्मिता गुप्ता ने ट्विटर पर एक बच्चे की बीमारी का जिक्र करते हुए सोनू सूद से मदद मांगी। सोनू सूद ने दरियादिली दिखाते हुए ट्वीट का जवाब दिया और कहा कि इस बच्चे के इलाज की व्यवस्था हो गई है। क्या नाम है आपका? जी नसीम कुरैशी नाम है सर। नसीम जी, क्या है प्रॉब्लम आपकी? मेरे बच्चा है ये 8 महीने का सर। इसके 1 महीने से जब ये पैदा हुआ था, 1 महीने बाद हम लोगों को मालूम पड़ा कि इसके दिल में छेद है और इसके राइट हैंड भी हार्ड है इसका सर। फिर क्या है सर, हम 7 महीने से परेशान हो रहा है इलाज के लिए। हमारे पास पैसा भी नहीं है, किराए से रहते थे, अब किसी के घर में आके रह रहे हैं बच्चे। हमारी स्थिति भी नहीं है इलाज कराने के लिए। डॉक्टर ने कम से कम इसके इलाज के लिए 7 से 8 लाख रुपए तक का खर्चा बताया और सर हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे इसका इलाज करा सके। लेकिन सर एक समाज सेवी संस्था उनने हमारी काफ़ी मदद की है। उनके माध्यम से आज बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने हमें मदद के लिए पुकारा है। जी तो कब जा रहे हैं, क्या है पूरी बताइए। सर हम 3 अप्रैल को निकलेंगे सर यहाँ से। 4 तारीख को सोनू सर ने हमें बुलाया है। 4 तारीख को बच्चे की सर्जरी डेट फिक्स होना है। इतने परेशान हो गए इतने महीनों में, अब क्या लगता है आपको? अब ऐसा लगता है कि सर कोई हमारे आगे एक भगवान अल्लाह के रूप में कोई ना कोई सोनू व्यक्ति जैसा सर आया है हमारे सामने और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सोनू सर मैं आपका बहुत एहसान मानता हूँ कि आपने मेरे बच्चे की जान बचाने की, आपके माध्यम से मेरे बच्चे की जान बच जाएगी सर।
उत्तर प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव में पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। वहीं रविवार तक चलने वाले इस प्रक्रिया के तहत राज्य के 18 जिलों में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, क्षेत्र और जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए उम्मीदवार अपने नामांकन दाखिल करेंगे। और इसी कड़ी में बीजेपी नेता हरीशचंद्र श्रीवास्तव ने जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव के लिए संगठन स्तर पर पिछले 2-3 महीने से लगातार गली गली गांव-गांव संवाद और संपर्क कर लोगों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की और आदरणीय योगी जी की सरकार की जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हैं, जो उनकी नीतियां हैं, जो उसका क्रियान्वयन है, उसके बारे में सबको संपर्क करके और संवाद करके सबको इसके बारे में बताया है। और पंचायत चुनाव को लेकर के जो जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हैं, उसकी जो प्रथम और दूसरे चरण के जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसकी सूची पार्टी ने जारी कर दिया है। सभी लोग, सभी कार्यकर्ता, वो प्रदेश के पदाधिकारी हों या जिले के हों या क्षेत्र के हों, सब लोग पूरी सक्रियता के साथ इस चुनाव को पूरी गंभीरता का और मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। और पूरे प्रदेश में सभी पंचायतों में आप देखेंगे कि कमल का ही कमल खिलने वाला है। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।